हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह राजपुरोहित आज आपके सामने फिर से हाजिर एक नया चैप्टर नया टॉपिक लेकर के। आज से हम जो है नया टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो ये आपका किताब का चैप्टर नंबर 10 है। तो चैप्टर नंबर 10 एनसीईआरटी के हिसाब से इसको अपन जो है यहाँ पर आज शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जो है तरंग व्यवहार अगर प्रकाश करें तो उसके अंदर क्या क्या गुण मिलेंगे उनके बारे में अपन बात करते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि जो लाइट है वो 5 व्यवहार जो है दिखा सकती है। ये अगर आप मेरी रे ऑप्टिक्स की जो सीरीज है उसको अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये बात हमने वहाँ पर डिस्कशन में की है। 5 गुण कौन कौन से थे? परावर्तन, जिसको हमने उस जो है प्लेलिस्ट में या सीरीज में लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन किया था। रिफ्लेक्शन अंग्रेजी में, अपवर्तन रिफ्रैक्शन, देन इंटरफेरेंस हिंदी में कहें तो व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन हिंदी में कहें तो विवर्तन, ध्रुवण हिंदी में कहें तो ध्रुवण, अंग्रेजी में कहें तो पोलराइजेशन। ये जो शुरुआत के 2 गुण हैं, ये 2 गुण परावर्तन और अपवर्तन, ये प्रकाश की प्रकृति चाहे कण मानो चाहे तरंग मानो आप समझा सकते हो। ये ऐसी गुण है जो हर चीज दिखाती है। अगर आप एक बॉल लो और बॉल को दीवार पर मारो तो बॉल वापस आ जाती है, मतलब उसका परावर्तन हो जाता है। सिमिलरली अगर खाली कमरे की दीवार हो आप बोलो तो सामने से आवाज भी टकरा कर वापस आ जाती है, मतलब तरंगों का भी परावर्तन हो जाता है। तो परावर्तन और अपवर्तन हर चीज दिखा सकती है, तरंग भी दिखा सकती है, कण भी दिखा सकती है। मगर जो लास्ट के 3 गुण अपन बात करने वाले हैं, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये सिर्फ और सिर्फ वेव्स ही दिखा सकती है। तो ये कहानी जो अपने पास में तरंग प्रकृति कण प्रकृति की शुरू होती है, ये शुरू होती है सन 1637। सन 1637 में न्यूटन और डेकार्ते ने मिलकर के एक प्रिंसिपल दिया जिसका नाम था कॉर्पस्कुलर थ्योरी, कणी का सिद्धांत। इस सिद्धांत में उन्होंने ये माना कि जो प्रकाश है वो कण की तरह होता है, गेंद की तरह होता है। और जब कहीं पे मोमबत्ती जलाई जाती है तो मोमबत्ती से चारों तरफ रेत जैसे धूल जैसे कण हवा में फैलते हैं और वो जहां पे टकराते हैं वहां पे चमक पैदा करते हैं, जिससे आपको लाइट या रोशनी दिखाई देती है। इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने बकायदा परावर्तन अपवर्तन के जो नियम थे, स्नेल का नियम और एंगल आई बराबर एंगल आर वाला नियम, वो बकायदा कोणीय संवेग संरक्षण, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन उनकी सहायता से डिराइव भी करते हैं। ठीक है। अब जब 1637 में ये सिद्धांत दे रहे थे, उसी के लगभग समकालीन 1678 के अंदर हाइगेन ने कहा कि नहीं, जो प्रकाश है उसकी प्रकृति तरंग होती है। लाइट जो है उसकी वेव जो नेचर है वो वेव की होती है। लाइट को जो वेव इन्होंने माना तो इनके साथ में एक वैज्ञानिक मिले फ्रेनल, उन्होंने बकायदा इसकी सहायता से वेव को मानते हुए लाइट की नेचर को उन्होंने परावर्तन और अपवर्तन के फॉर्मूलों को प्रूफ भी करके दिखाया। ये सिद्धांत जो था हाइगेन का, प्रूफ करने का जो काम किया था वो फ्रेनल ने। अब फ्रेनल के प्रूफ करने के बावजूद जब लोगों ने इन दोनों में कंपैरिजन किया तो न्यूटन उस टाइम के बड़े वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने इसी थ्योरी को माना। इस थ्योरी को एक तरीके से सरसरी तौर पर एक फिलॉसफी के रूप में मान लिया गया, उसको साइंस की मान्यता नहीं दी गई। 1678 का सिद्धांत लगभग 130 साल बाद थॉमस यंग के टाइम पर 1801 ईस्वी में वापस मैदान में आता है। थॉमस यंग ने एक फेमस प्रयोग किया था जिसका नाम था YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। इस प्रयोग में थॉमस यंग ने जो व्यतिकरण नाम का गुण है, जो पहले से ध्वनि तरंगों में या दूसरी टाइप की तरंगों में खोजा हुआ था, उसको प्रकाश में भी खोज दिया। चूंकि इंटरफेरेंस नाम का जो गुण है, जो व्यतिकरण नाम का गुण है, वो केवल और केवल तरंगों में ही हो सकता है। वो केवल और केवल तरंगों में ही
हो सकता है। तो इस बात से प्रूफ हो गया कि लाइट जो है वो वेव ही हो सकती है। ठीक है, तो ये थॉमस यंग का प्रयोग था। हमारा जो चैप्टर है रनिंग वेव ऑप्टिक्स, वो इसी सिद्धांत के आसपास ही घूमेगा। हमारे जो चैप्टर में टॉपिक आने वाले हैं वो यही आने वाले हैं कि हाइगन का प्रिंसिपल क्या था, जो फॉर्मूले इसने प्रूफ किए थे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के, वो कैसे किए थे, यंग का एक्सपेरिमेंट क्या था, उसके क्या क्या कंक्लूजन्स थे। और जब वेव खोज ही लिया है तो वेव खोजने के बाद आगे इसमें डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, विवर्तन और ध्रुवण कैसे होता है, ये भी इसके ऊपर बात करेंगे। ये सारी की सारी जो लाइन है ये प्रकाश के तरंग वाले गुणों को खोजना जो हाइगन के सिद्धांत पर बना। अब जब ये हाइगन ने का जो सिद्धांत था 1801 में प्रूफ हुआ, तो तरंगें कई प्रकार की होती है, जिनमें दो फेमस टाइप होती है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिना मीडियम के भी चल सकती है, वैक्यूम में भी चल सकती है। तो बकायदा इसको जो है J.W. मैक्सवेल साहब जो थे उन्होंने 1865 के अंदर एक अपना प्रिंसिपल दिया और बताया कि जो वेव्स है ये लाइट वाली, ये वेव्स कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, विद्युत चुंबकीय तरंगें। कुछ साल बाद हर्ट्ज नामक एक वैज्ञानिक आए थे, जिनके नाम पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट आप पढ़ते हैं। उन्होंने बकायदा इसको प्रैक्टिकली प्रूफ भी करके बताया। ये प्रैक्टिकली उन्होंने प्रूफ भी करके बताया। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 8 में इस प्रिंसिपल और इस एक्सपेरिमेंट का वर्णन है। और साथ में अगर आप राजस्थान बोर्ड की 2020-21 का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो राजस्थान बोर्ड के चैप्टर नंबर 17 के अंदर 20-21 के सिलेबस 2020-2021 के सिलेबस में चैप्टर नंबर 17 में इस एक्सपेरिमेंट का जिक्र है, जिसके लिए हम आगे वाले कभी वीडियो जब बनाएंगे उन चैप्टर्स के तब बात। अब जो है जैसे ही ये प्रयोग अपनी पूरी चरम सीमा पर चल रहे थे, तो 1889 के अंदर 1889 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको करने वाले थे लेनार्ड और हॉलबॉक्स। लेनार्ड और हॉलबॉक्स ने जो प्रयोग किया, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट कर दिया। लेनार्ड और हॉलबॉक्स ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट कर दिया। उसके अंदर दुनिया के सामने समस्या खड़ी हो गई, अगर प्रकाश को तरंग माना जाता है, चाहिए दोनों सिद्धांत वहां पर फेल हो जाते हैं, क्योंकि तरंग सिद्धांत के आधार पर उस प्रयोग को नहीं समझाया जा सकता। उसको समझाने के लिए जो है सामने आए डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने सन 1905 में एक हाइपोथेसिस दी जिसको कहते हैं ड्यूअल नेचर। ये कहता है कि जो कण है वो तरंग हो सकता है, जो तरंग है वो कण हो सकता है, जो वेव है वो पार्टिकल हो सकता है, जो पार्टिकल है वो वेव हो सकता है। दोनों एक ही चीज होती है, दोनों आपस में जब चाहे मन मर्जी आए तब इंटरचेंज हो सकते हैं। इन्होंने 1905 में हाइपोथेसिस दी, हाइपोथेसिस कल्पना, क्योंकि इसका इनके पास कोई भी टाइप का प्रूफ नहीं था। तो कोई भी टाइप का प्रूफ नहीं था तो इसलिए ये बात अधूरी रही। देन जो है इस बात को क्लियरिफाई करने के लिए, जो लेनार्ड और हॉलबॉक्स का एक्सपेरिमेंट था उसको समझाने के लिए आइंस्टीन भी सामने आए। आइंस्टीन ने 1905 और 1913 के दो अपने साइमल्टेनियस फार्मूले दिए, जिसमें 1905 में उन्होंने दिया क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत में फेमस वर्ड फोटोन का सबसे पहली बार यूज हुआ कि लाइट जो होती है वो फोटोन होती है, और फोटोन के आधार पर ही उन्होंने उसके सारे गुणों को समझाने का प्रयास भी किया। 1913 में जब उन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया तो बाकायदा उन्होंने ये साबित किया कि जो लाइट होती है वो जो है किस हिसाब से फोटोन होने पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा सकती है। इस बात को जो आइंस्टीन ने इक्वेशन दी उसका भी उनके पास में प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था, जिसको 1915 में प्रूफ जो किया था प्रैक्टिकली इस सिद्धांत को, वो मिलीकन ने किया। मिलीकन ने एक प्रयोग किया और 1915 के अंदर इसको प्रूफ किया। मिलीकन ने जब 1915 में इसको प्रूफ किया तो आइंस्टीन का जो
क्वांटम सिद्धांत था ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली डी ब्रोगली के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड था, और डी ब्रोगली के प्रिंसिपल को इन्होंने जैसे ही लिया तो ये बात लेते ही डी ब्रोगली साहब के भी बात जमी, और उन्होंने द्वैत प्रकृति की जो परिकल्पना थी उसको उन्होंने द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, ड्वेल नेचर हाइपोथेसिस को ड्वेल नेचर थ्योरी नाम से 1923 में रीलॉन्च कर दिया, क्योंकि उनका जो आधी बात थी वो तो ये साबित कर ही चुके थे, और बची हुई आधी बात को डेविसन जर्मर ने जो है वो भी साबित कर दिया। तो इस बात में इन्होंने इसको जो है प्रूफ कर दिया। तो ये आपके पास में जो डी ब्रोगली और आइंस्टीन का है, ये अभी हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। जस्ट अगला चैप्टर जब एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 पढ़ते हैं तो उसमें ये टॉपिक ड्वेल नेचर और क्वांटम थ्योरी का हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। इसके खत्म होने के बाद जो अगले चैप्टर में चलेंगे तब उसकी बात करेंगे। अब हमारा जो आज का टॉपिक असली आता है वो आता है कि भाई तरंग सिद्धांत जो आइंस्टाइन ने दिया था वो क्या था, और उसके क्या क्या जो है खास बातें थी। मैं चाहूंगा कि आप इस बार इस चार्ट को जो है बना लीजिए, क्योंकि हिस्टोरिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है करीब करीब 400 साल के वैज्ञानिकों की ये मेहनत आपके सामने हमने एक चार्ट पर समराइज करने की कोशिश की है। हम बात करते हैं कि हाइगेन का तरंग सिद्धांत क्या कहता है। तो हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत है उसके बारे में बात करें तो हाइगेन का तरंग सिद्धांत दो शब्दों के आसपास घूमता है। तीन बातें टोटल इसमें हम पढ़ेंगे। बहुत लंबा चौड़ा सिद्धांत था, पूरा हमारे सिलेबस में नहीं है, कोई बुक नहीं। हमारे पास में जो इनका सार समझना है वो 3 पॉइंट में समझना है। सबसे पहला शब्द ये जिसके बारे में जिक्र करता है उसको कहते हैं तरंगाग्र, वेव फ्रंट। फ्रंट का मतलब क्या होता है? फ्रंट का मतलब होता है जो आगे रहता है, आगे रहना। जैसे इन दिनों कोरोना चल रहा है तो जो कोरोना की लड़ाई के मोर्चे पर सबसे आगे हैं मतलब डॉक्टर्स, और उनको कहा जाता है फ्रंट लाइन वर्कर्स। जैसे अगर किसी दुश्मन देश से लड़ाई हो जाए तो फ्रंट लाइन पर आर्मी रहती है, वैसे ही फ्रंट लाइन, फ्रंट जो लाइट अगर कहीं पर जा रही है तो उसका जो फ्रंट लाइन हुई। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं आपके सामने लेता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास में एक या तो कोई बल्ब था, अभी ऑफ था, मैंने चालू किया। चालू करते ही हालांकि चारों तरफ लाइट जो है वो बहुत तेजी से फैलती है, मगर अगर अपन इसको 1 सेकंड के करोड़ों हिस्से पर भी देखें तो लाइट यहाँ से रवाना होगी, वो चारों दिशाओं में रवाना होगी। तो ये जो पॉइंट है जहां पर लाइट अभी पहुंची है यह कहलाता है वेव फ्रंट। मैंने कुछ सेकंड बाद और देखा तो ये लाइट यहां से थोड़ा और आगे आ चुकी है। तो ये जो नए वाले पॉइंट है ये नया वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट अगर अपन पहचाने तो वेव फ्रंट जितनी भी तरंगें जा रही है चारों तरफ उनके लंबवत एक सर्कल, ये हर एक वेव के लंबवत 90 डिग्री, और एक नहीं अनेक हो सकती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद में नई नई बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इनकी परिभाषा अगर समझाई जाए तो इनकी परिभाषा जो हाइगेन ने दी थी वो ये थी कि ये उन बिंदु का या उस बिंदु का पर्टिकुलर उस बिंदु का बिंदु पर है जो चारों तरफ जो घूमने पर अपने को मिलेगा। और उनकी खास बात क्या है, इन सभी बिंदुओं की कला सेम हो, फेज सेम हो। तो ये कला सेम वाले जो है फेज सेम वाले जो पॉइंट है ये क्या कहलाते हैं? तरंगाग्र कहलाते हैं। ये भी तरंगाग्र डॉटेड और ये भी तरंगाग्र है, ये भी तरंगाग्र है, ये भी तरंगाग्र। इट इज वेव फ्रंट एंड इट इज ऑल्सो वेव, दोनों ही। एक शुरुआती थोड़ी बात समझ। अब जो वेव फ्रंट नाम की चीज है, आप
इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, मैं बोल देता हूँ। किसी प्रकाश स्रोत से निर्गत तरंगों के लिए माध्यम के उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो समान कला में कंपन करते हैं तरंगाग्र कहलाता है। लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ मीडियम for waves emitted from a source which oscillates in same phase is called wavefront। ये wavefront जो है, अभी मैंने यहाँ पे एक बल्ब जलाया था छोटा सा, इसको कहते हैं, मान लीजिए ये S नाम मैंने रखा, तो S को कहते हैं बिंदु स्रोत, पॉइंट सोर्स। और पॉइंट सोर्स के कारण जो वेवफ्रंट बना, मान लीजिए ये W डैश, तो वेव फ्रंट जो बने W या W डैश, इन दोनों को कहते हैं गोलीय तरंग, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। ठीक है, अगर आपके पास में आपने ट्यूबलाइट जलाई या लंबी कोई प्रकाश स्रोत जले, इसके अंदर बेस्ट उदाहरण है, अगर आपके दो दरवाजों के बीच में एक लंबी दरार आपको दिखाई देगी, तो उसको कहते हैं रेखा स्रोत। ये जो इस बार S होगा, इसका नाम है रेखा स्रोत, लाइन सोर्स। लाइन सोर्स से जब चारों तरफ की वेव्स को देखोगे तो एक सर्कल बन रहा होगा। ऐसा सर्कल इसके हर पॉइंट से चारों तरफ बना सकते हो आप, हर पॉइंट से बन सकता है। तो जो ऑल ओवर बढ़ेगा वो बढ़ेगा बेलनाकार तरंग। ये जो W है, ये W का नाम है बेलनाकार। सिलेंड्रिकल। नेक्स्ट, अगर आपके पास प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही है, तो वो अनंत वाली किरणें तो आपस में पैरेलल आती हैं, आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो ऐसी जो वेव होती है, उनका वेव फ्रंट, आप अगर सूर्य वाली किरणों का धरती पर देखोगे, उनका वेव फ्रंट, या आपने एक पॉइंट सोर्स रख दिया फोकस पर, तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो इस साइड में पैरेलल हो जाती है, तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट आपको मिलेगा, वो वेव फ्रंट तो अपन कहेंगे अनंत पर स्रोत है इनके लिए। अनंत वाले स्रोत के लिए इनका वेव फ्रंट कैसा होता है? वो होता है समतल तरंग। आज की तारीख में जब ये हाइगन ने सिद्धांत कब दिया था? 16वीं शताब्दी, 1678, तब उसके पास में वेव फ्रंट प्लेन के कोई ज्यादा उदाहरण नहीं, मगर आज अपने पास में है आपकी मोबाइल की स्क्रीन, आपकी फ्लैट स्क्रीन टीवी, कंप्यूटर का मॉनिटर, टैबलेट का मॉनिटर, ये सारे के सारे आज की तारीख में कौन सा वेव फ्रंट बना रहे? प्लेन वेव फ्रंट बना रहे। उसके टाइम पर नहीं था, आज अपने पास में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्लेन वेव फ्रंट्स। तो इनमें ये जो W है, इसको कहते हैं समतल तरंगाग्र। इनके लिए जो हाइगन ने माना था, वो अनंत पर स्रोत माना था, सोर्स एट इंफिनिटी, प्लेन वेव। These are the basic three types of wavefront। आप लिखोगे हाइगन के अनुसार, ये हम नहीं करेंगे, हाइगन कहता है, हाइगन के अनुसार तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है। अकॉर्डिंग टू हाइगन, wavefront has 3 types। आप वीडियो को पॉज करके डायग्राम बनाएं। आगे के जो पॉइंट नंबर 2 है हाइगन का, उसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहूँगा। उदाहरण ये है कि मेरे पास में ये एक सिंपल डिब्बा है। जब मैं इस डिब्बे को आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ तो आपको अंधेरा दिखाई देता है।
डार्कनेस दिखाई दे जाती है। आप किसी भी कार्टून के अंदर, गत्ते के अंदर अगर आप खुद भी अपना फेस रख के देखोगे तो आपको डार्कनेस दिखाई दे जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें इस जगह पर एक छेद करता हूँ। मैंने इसके अंदर एक जो है छेद कर दिया। अब अगर आप इस छेद को देखोगे तो छेद आपको रोशनी का स्रोत की तरह दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देगा। ये जितना छोटा होगा, अभी मैंने तो काफ़ी बड़ा पेचकस से जो है छेद किया है, मगर ये जितना छोटा होगा आपको उसी तरीके से ये ऐसा फील देगा कि ये एक नया प्रकाश स्रोत है। दूसरी साइड प्रकाश इससे आता हुआ फील करेगा। ये अभी जब आपके पास में है तो ये कोई पीछे इसके लाइट सोर्स डायरेक्ट नहीं है। अभी मान लीजिए आप इसके जस्ट पीछे देखोगे तो जस्ट पीछे बोर्ड ही है, तो आपको इसके पीछे बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। तो बोर्ड में ये आपको ऐसा जो है कैसे दिखाई दे रही। अगर मैं इसको वहाँ स्रोत के पीछे रखता तब तो ये चमक दिखाई देती है, तो समझ में आता है, मगर बिना स्रोत के सामने रखता हूँ तो भी इसमें से चमक दिखाई देती है। दाएं बाएं वाले पॉइंट्स की कंपैरिजन में ये हमें ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हाइगेन ने अपने सिद्धांत के दूसरे पॉइंट में कहा। और दूसरा पॉइंट क्या था उसकी बात अभी अपन करते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो है विद्युत तरंगिकाएं, सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट का क्या मतलब है? सेकेंडरी वेवलेट का मतलब ये कि जो वेव फ्रंट पर बैठा कोई भी पॉइंट है, अगर आवश्यकता पड़े, अब आवश्यकता कब पड़ेगी उसकी बात अपन अलग से करेंगे, मगर अगर आवश्यकता पड़े तो ये एक नए प्रकाश स्रोत की तरह बिहेव कर सकता है, जिसका वेव फ्रंट उनका बन जाएगा। अगर यहाँ पर बैठे किसी पॉइंट को पड़े जरूरत, तो ये पॉइंट सोर्स उनका वेव फ्रंट बना लेगा। अगर इस वेव फ्रंट के किसी भी पॉइंट को जरूरत पड़े तो ये खुद का वेव फ्रंट बना लेगा। ये पॉइंट जो भी जिसको जरूरत पड़ी और उसने अपना वेव फ्रंट बना लिया, इस पॉइंट को कहते हैं विद्युत तरंगिका। इस पॉइंट का नाम, ये जो मैंने यहाँ पर नाम रखा S1 या S1 ही रख लेते हैं, S1 जो इन तीनों चित्रों में हमने नाम रखा है S1 विद्युत तरंगिका। अब जो विद्युत तरंगिका नाम की जो चीज है, ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही अपना वेव फ्रंट बनाएगी। पॉइंट सोर्स क्योंकि ये पॉइंट होता है, इसलिए इसका तरंगांतर पॉइंट सोर्स के लिए कैसा होता है, गोलीय तरंगांतर। गोलीय तरंगांतर नहीं बनाती, बट सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाती है। तो आप अप्रोक्सीमेटली इसको बोल सकते हो कि ये आधा गोला होता है, पूरा गोला नहीं होता, आधा गोला। तो ये जो अपना वेव फ्रंट बनाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाती है। और कब बनाती है? जब आप इस वेव फ्रंट का बाकी इलाका ब्लॉक कर दोगे, जैसे मैंने अभी उस डिब्बे के उदाहरण में बाकी इलाका ब्लॉक कर दिया, तो ये जो तरंगांतर का हर पॉइंट एक सेकेंडरी वेवलेट की तरह व्यवहार कर सकता है। मतलब आवश्यकता होने पर वो अपना नया प्रकाश स्रोत बन के व्यवहार कर सकता है। तो ये हाइगेन का पॉइंट नंबर 2 है। लिखिए पॉइंट नंबर 2, हेडिंग है विद्युत तरंगिकाएं, सेकेंडरी वेवलेट्स। S1 नाम है, डायग्राम को आपको दोबारा से बनाने को, उससे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। लिखो, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नवीन प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार कर सकता है, जिसे विद्युत तरंगिका कहते हैं। इसका तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र होता है, जो केवल आगे की दिशा में ही गति करता है। अंग्रेजी में each point on wavefront can behave like a new light source, and its wavefront is spherical, and
दिस वेव फ्रंट मूव्स ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये आपका डायग्राम बनाया। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, मान लीजिए ये तरंगाग्र की पुरानी स्थिति या नई स्थिति, ये तरंगाग्र की पुरानी स्थिति या नई स्थिति, ये पुरानी स्थिति नई स्थिति। ये कहता है कि अगर आप तरंगाग्र की कोई दो स्थितियां देखते हो, एक पॉइंट यहां से तरंगाग्र का यहां तक है, इसको जितना टाइम लगेगा, कोई और पॉइंट आपने पकड़ा उसको भी उधर से उधर जाने में टाइम, अगर मान लीजिए इसको टाइम लगता है t1, इसको टाइम लगता है t2, तो ये पॉइंट कहता है टाइम जो होगा वो बराबर होगा। इसी प्रकार मान लीजिए इसमें कोई पॉइंट ऊपर का था, उसको उधर जाने में टाइम लगा t1, नीचे के किसी पॉइंट को टाइम लगा t2, इधर किसी को लगा t3, कहीं भी कोई भी टाइम लग रहा है तो वो टाइम सारे के सारे क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले। सिमिलरली यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पर जाता है, यहाँ से एक पॉइंट यहाँ जाता है, तो इनका जो टाइम है वो टाइम क्या आने वाला है, बराबर। तो हाइगन के सिद्धांत का तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कहता है, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ आपको ये बात दिखनी चाहिए, तीसरा पॉइंट है ये हमारा, इट इज द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट ऑफ हाइगन, कि इन इक्वल टाइम वेव फ्रंट इज डिस्प्लेस्ड इक्वली, दैट इज time taken by one position to other position in wave front is equal in all direction। तरंगाग्र की एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक जाने में लगा समय सभी दिशाओं में समान होता है एवं तरंगाग्र समान समय में समान रूप से विस्थापित होता है। ये थर्ड पॉइंट, जो हाइगन के 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में ये थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो हम आगे के जो वीडियोस पढ़ेंगे जिनमें हम हाइगन की सहायता से जो है, जो फ्रेनेल ने फॉर्मूले डिराइव किए थे परावर्तन अपवर्तन के हाइगन के नियम की सहायता से, उनको जब डिराइव करेंगे तो ये तीसरी लाइन ही हमारे काम आएगी, ये तीसरी लाइन ही काम आएगी। मैं अपने वीडियो को एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ बात को। सबसे पहली बात, जो वेव्स निकली उनके परपेंडिकुलर जो है वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट का हर पॉइंट नए लाइट सोर्स की तरह बिहेव कर सकता है और वेव फ्रंट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने में इक्वल टाइम लगता है। आप वीडियो को पॉज करके इस डायग्राम को नोट कीजिए। आप जरूरी रूप से आज हमारे जो प्रयोग मैंने आपको डिब्बे में छेद करके दिखाया था, आप उसको करके देखिएगा खुद भी। आपको जो छेद करना है, चूंकि मैं मोबाइल पे वीडियो बना रहा था इसलिए मुझे छेद काफ़ी बड़ा करना पड़ा, आप एक छोटा छेद भी कर सकते हैं, आलपिन से भी। जितना छोटा छेद होगा उतना ज़्यादा वो ब्राइट या चमकीला दिखाई देगा, तो आप उसको देखिएगा। आपको बाकायदा अगर पूरा डार्क आपने जो है कार्टून लिया जिसमें पूर्णतः अंधेरा है और आपने एक आलपिन से छेद किया, तो आप बिलीव कीजिएगा, आप आज प्रयोग को करके देखिएगा, आपको वो जो छेद है वो बाकायदा एक ट्यूबलाइट या बल्ब के समान ही तेज रोशनी का दिखाई देगा। तो ये जो हाइगन का सिद्धांत है ये डोमिनेटली आपको प्रैक्टिकली जो है दिखाई दे जाएगा। आपको ये प्रयोग आज जरूरी रूप से करके देखना है, और अगर आपको ये प्रयोग में सफलता दिखाई दे तो आप हमारे वीडियो को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम हाइगन की सहायता से फॉर्मूलों को प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। टिल देन आपको हमारी तरफ से बाय।